गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, हम ईवीएस स्टडी कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र की जो क्लासेस है हमारी चल रही है। साथियों, अभी तक हमने 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। हमने जो 4 यूनिट पढ़ा लिया है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। साथियों, बात करें हम अलग अलग सहायक शिक्षक में, तो देखिए कंप्यूटर की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। इंग्लिश की वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, कंप्लीट वीडियो, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। ईवीएस की क्लासेस चल रही है। आज की यूनिट 5वां चलेगी। एक सप्ताह के अंदर हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके तुरंत बाद हम सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो भी साथी नहीं जुड़ पाए हैं या जो भी पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो सेशन है, टॉपिक है इकाई 5, जिसमें पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां। अब पर्यावरण अध्ययन और कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां करें, अर्थात जब एक शिक्षक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ा रहा है तो वह कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी गतिविधि उस पर्यावरण की कक्षा में कर सकता है, यही चीजें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, इन सब को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गतिविधि आखिर होता क्या है। तो देखिए साथियों, गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है। चिरकालीन से तात्पर्य है बहुत ही पुराना, है ना। गतिविधि बहुत ही पुराना है। पुराने समय में बालकों के लिए यह गतिविधि होता था। यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो बुनियादी, देखिए, बच्चे जो भी सीखता है वह बिल्कुल बेसिक से सीखता है, एक्टिविटी के साथ सीखता है। इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचना भी शामिल है। देखिए, कोई भी गतिविधि बच्चों के साथ जब हम करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर, किसी विषय को लेकर, ठीक है, तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, रोचक तरीके से सीखते हैं। उसमें दिमाग का भी कसरत हो जाता है, अर्थात दिमाग में सोचने को प्रेरित करते हैं। इस तरीके से क्या है, गतिविधि बहुत ही रोचक बन जाता है, क्योंकि बालक को उससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब तक आप किसी बालक को सिखाने वाले हैं, किसी व्यक्ति को सिखाने वाले हैं, यदि उनके दिमाग में वो चीजें ना आए तो वह नहीं सीख सकता। अर्थात गतिविधि से दिमाग में कसरत भी है, ये भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, गतिविधि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, सहज बनाता है और सीखना लंबे काल तक याद रहता है और स्थायी समय तक याद रहता है। ठीक है साथियों, गतिविधि की बिल्कुल सामान्य सी डेफिनेशन है, सामान्य सी परिभाषा है। ये सिर्फ समझने के लिए हमने इसको बताने का प्रयास किया है। गतिविधि की विशेषताएं क्या होता है, इनको भी आप देख लीजिए। तो अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया, गतिविधि में क्या होता है, अनुभव, है ना। कोई भी गतिविधि हम बालकों के सामने कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। गतिविधि जब तक बालक को आप साथ लेके नहीं करोगे तो गतिविधि नहीं। तो क्या है, गतिविधि में सभी बालक साथ होते हैं, है ना। सभी बालक क्या है, साथ होते हैं गतिविधि में। तो उन बच्चों को क्या मिलता है, एक अनुभव मिलता है सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो गतिविधि में बालक स्वयं करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह खोजबीन हो, चाहे वह निष्कर्ष तक पहुंचने हो, कुछ भी हम विषय को लेकर गतिविधि कराएं,
गतिविधि बच्चा स्वयं इन्वॉल्व रहता है, इसी की वजह से क्या है उनमें अनुभव आती है। दूसरी जो बिंदु निकल कर आती है साथियों, गतिविधि अकेले व समूह दोनों में होता है। तो देखिए जो गतिविधि है वो एकल भी होता है और सामूहिक भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आप याद रखें गतिविधि जो है एकल भी होता है और सामूहिक भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। एक्टिविटी से जुड़े ये जो प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बिंदु, गतिविधियां उत्सुकता जगाती है। देखिए बालक को यदि उस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं है, ठीक है, बालक को यदि उस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे उस गतिविधि में इन्वॉल्व है, एक बच्चे कोने में बैठा है, यदि गतिविधि स्टार्ट होगा बच्चा उसको देख रहा होता है तो उसमें भी क्या है उत्सुकता आने लगती है और वो भी उस गतिविधि में शामिल हो जाता है। इस तरीके से क्या है बालक में रुचि भी आती है और बालक उत्सुक होकर सीखना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से क्या है गतिविधि रुचि लाती है, उत्सुकता लाती है। मूर्त वस्तुओं पर काम करना, देखिए गतिविधि में हमेशा मूर्त वस्तुओं पर, मूर्त से तात्पर्य हमने लगातार इस शब्द को बताने का प्रयास किया है। मूर्त से तात्पर्य है ठोस, है ना। आप गतिविधि करवा रहे हो तो गतिविधि के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो ला के रखना होता है। वो ठोस रूप में, उसको आप कल्पना में नहीं लाओगे, उसको आप ठोस रूप में सामने रखोगे, उसी को लेकर कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है। और ठोस रूप से जब बालकों को देखने का अवसर मिलता है, छूने का अवसर मिलता है, तो बालक क्या है बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक और बिंदु है साथियों, गतिविधि चुनौतियों पर आधारित होता है। देखिए कोई भी गतिविधि जब बालकों को कराई जाती है तो उनके सामने अनेकों चुनौतियां रखी जाती है ताकि बालक है साथियों चुनौतियों को फेस करे, वे चुनौतियों का सामना करे, एक संबंध स्थापित करे और एक निष्कर्ष तक पहुंचे। इसलिए गतिविधि हमेशा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चे भी उस गतिविधि में एक कार्य कारण संबंध स्थापित करे और परिणाम तक पहुंचे। ठीक है, तो ये तो कुछ बिंदु रहा जो गतिविधि की विशेषताओं से जुड़ी है। इसके बाद में जो टॉपिक निकल कर आता है, देखिए गतिविधियां बनाते समय व संचालित करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब अगर हमें गतिविधि बनाना है तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि गतिविधि बनाते समय ध्यान में रखना है, ये चीजें बेहद जरूरी है साथियों। गतिविधि सही तरीके से बनेगी तभी क्या है बालक सीखेगा, अन्यथा बालक नहीं सीख पाएगा। इसलिए गतिविधि बनाते समय जो मुख्य बिंदु है उस पर हमें फोकस करना बेहद ही जरूरी है। तो साथियों देखिए अब गतिविधि को बनाते समय हमें क्या क्या बात ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट जो निकल कर आता है, उद्देश्य स्पष्ट हो। देखिए यहां उद्देश्य स्पष्ट हो से तात्पर्य क्या है, आप आज बालकों को क्या सिखाने वाले हैं, ठीक है, वो चीजें स्पष्ट हो ताकि उसी पर आधारित गतिविधियां बना सकें। मान लीजिए पर्यावरण की कक्षा में बालकों को दिशा का ज्ञान कराना है, ठीक है, तो अब दिशा का ज्ञान कराने के लिए उसी से संबंधित गतिविधि आपको करवाना है, न कि किसी अन्य से। अगर आप दिशा का ज्ञान करा रहे हो और अगली ओर आप अन्य गतिविधि नक्शा के बारे में गतिविधि करा दिए तो ये तो गलत हो गई ना। तो क्या है, जिस उद्देश्य के लेकर आप गतिविधि कराने वाले हो वह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है इसमें जो निकल कर आती है, सीखने के स्तर के हिसाब से हो। तो देखिए सीखने का जिस स्तर में बालक है, सीखने के जिस भी स्तर में बालक है उसी के हिसाब से गतिविधि होना चाहिए। यदि बालक सामान्य स्तर के हैं तो गतिविधि भी सामान्य जो लेवल
के होना चाहिए, ताकि बालकों को बेहतर तरीके से वो जो एक्टिविटी है समझ में आए और उनसे जुड़ी जो उद्देश्य है वो भी बच्चों को उद्देश्य क्लियर हो जाए। तो इस तरह से गतिविधि स्तर के हिसाब से रखना है। तीसरी बिंदु है श्वास विषय पर केंद्रित हो। देखिए खास विषय पर केंद्रित हो। अब जो भी विषय है, चाहे हम विषय दिशा पर आधारित हो, जो खास विषय है, कोई आप अनावश्यक इधर उधर की चीजों को गतिविधि में मत लाएं। खास विषय पर ही केंद्रित हो, अर्थात जिस विषय के लिए आप गतिविधि बना रहे हो उसी विषय को लेकर आप बनाओ। इधर उधर की चीजों को उसमें ऐड करेंगे तो बच्चों के लिए भी क्या है, वो चीजें नुकसान है। ठीक है, क्योंकि बालकों को हम जो चीजें सिखाने जा रहे हैं गतिविधि के माध्यम से और अनावश्यक चीजों में बच्चों को इधर उधर घुमा के रखेंगे तो बालक नहीं सीख पाएगा। तो बिल्कुल खास विषय पर केंद्रित रखें गतिविधि को। अब अगली बिंदु जो निकल कर आती है, निर्देश स्पष्ट हो। देखिए कोई भी जो गतिविधि है यदि आप बालकों को कराने जा रहे हैं तो उनके निर्देश स्पष्ट हो। निर्देश से अर्थात आप उस गतिविधि में क्या करवाने वाले हैं, कितने बच्चों को आप लेने वाले हैं, वो सभी निर्देश क्लियर होना चाहिए। बालक को पहले से पता रहे कि हमें ये काम करना है, तभी क्या है गतिविधि सार्थक तरीके से सफल हो पाएगा और बालक सीख पाएगा। ठीक है, यदि निर्देश ही स्पष्ट ना हो तो बच्चे गतिविधि के वक्त भटक जाएंगे। कुछ बच्चे इधर कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे वो काम करेंगे, कुछ बच्चे इधर उधर करेंगे, है ना। तो सभी एकाग्रचित्त हो, इसके लिए निर्देश भी स्पष्ट होना चाहिए। पांचवी बिंदु है, देखिए शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम हो। देखिए यहां शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम, जिसे हम गौण भी कह सकते हैं। यहां पर बात आती है बाल केंद्रित की, साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा की। अब देखिए गतिविधि जो हम कराने वाले हैं वह भी बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात बालक ही प्रमुख होना चाहिए। शिक्षक की जो भूमिका है सिर्फ गौण होनी चाहिए, द्वितीयक होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। बालक ही प्रमुख हो, बालक ही गतिविधि करे। शिक्षक को सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह थोड़ी बहुत हेल्प भले ही करे, लेकिन शिक्षक की उपलब्धता न्यूनतम हो, तभी बालक बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु देखिए, गतिविधि का विश्लेषण व पुनर्विचार जरूरी है। जैसे ही गतिविधि कंप्लीट हो जाएगी, अंत में उनको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, पुनर्विचार करना है कि हमने गतिविधि करते वक्त क्या कमी हुई, कैसे सुधार किया जाए, कितना बच्चों ने सीखा, ये तमाम चीजें जो कि फीडबैक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या है, जरूरी है। फीडबैक जिसे हिंदी में प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है। साथियों, आप तो शिक्षण शास्त्र के ही शब्द हैं जो बार बार आते रहते हैं। तो इस तरह से गतिविधि बनाते समय इन 6 बिंदुओं को आप बिल्कुल पालन करें। इसके अलावा भी अनेकों बिंदु हो सकते हैं, हमने मुख्य बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो निकल कर आ रही है बिंदु, वो है समूह में की जाने वाली जो गतिविधि है, तो वो कितने हो, कितने में बच्चे समूह में रखना है, कैसे करना है, अब उन बिंदुओं पर आप चर्चा करें। तो देखिए 5 या 6 से अधिक ना हो। देखिए जब आप समूह गतिविधि दे रहे हैं साथियों, तो 5 या 6 से अधिक बच्चे ना हो, है ना। 5 या 6 बच्चे ही हो, उससे अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए। देखो यदि बालक अधिक होंगे, ठीक है, यदि बालक 5 या 6 से अधिक होंगे तो वहां पर शोरगुल होगा, हल्ला होगा, लड़ाई भी हो सकता है, बच्चों का ध्यान हटेगा। इसलिए 5 या 6 से ज्यादा बच्चे गतिविधि जब समूह में दे रहे हैं तो नहीं रखना चाहिए।
प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट भूमिका दें। अब मान लीजिए गतिविधि में आप 6 बच्चों को रख रहे हैं, तो इन 6 बच्चों की जो जिम्मेदारी है अलग अलग होनी चाहिए। प्रत्येक को अलग अलग जिम्मेदारी दें ताकि वो भी अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके प्रत्येक बच्चे को, ताकि कोई एक बच्चा ये ना कहे कि मुझे कुछ नहीं दिया गया है, मैं क्या करूं सर, बार बार पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरी बिंदु जो निकल कर आती है, भूमिकाओं में परिवर्तन करते रहें। देखिए, अभी जिस कार्य को मान लीजिए राम को दिए हैं और एक कार्य को राजा को दिए हैं, ठीक है। अब उनके कार्यों में, उनकी भूमिकाओं में जो काम दिए हैं राम को, उसको राजा को दे दें, राजा के काम को राम को दे दें। अर्थात उनकी जो निर्वहन है, उनकी भूमिकाएं हैं, उनको भी आप बदलते रहें, ठीक है। इससे क्या है, बच्चे सभी कार्यों में दक्ष होंगे और सभी परिस्थितियों से जूझना भी सीखेंगे, ठीक है। अब निश्चित समूह न बनाएं। देखिए, यहां निश्चित समूह न बनाएं कहने से तात्पर्य क्या है साथियों, कभी कभी होता क्या है, अब हमने बोल दिया कि 5 या 6 बच्चों का ही समूह बनाएं, उससे ज्यादा का नहीं, तो हर बार 6 ही बना रहे हैं, 6 ही बना रहे हैं, 6 ही बना रहे हैं, 6 ही बना रहे हैं। एक निश्चित समूह ना हो, कभी 4 भी बना सकते हैं, कभी 5 भी बना सकते हैं, कभी 6 भी बना सकते हैं, लेकिन वो हर बार 6 बनाए, हर बार 5 बनाए, ऐसा कतई ना करें, ठीक है। अब अभिव्यक्ति का अवसर दें। देखिए, अभिव्यक्ति अर्थात बोलने का, प्रत्येक बालकों को आप लगातार बोलने का अवसर दें। हर व्यक्ति बोल सके, हर बालक बोले, अपने विचारों को व्यक्त करें, ठीक है। गतिविधि इस तरीके से होना चाहिए जो कि बालकों को ध्यान में रखे, बाल केंद्रित हो, प्रत्येक बच्चों को अवसर मिले, चाहे वह अपनी बातों को व्यक्त करने का अवसर मिले या कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है, जो भी है, तो उनको अवसर मिल सके। बच्चों के कार्य कक्षा में प्रदर्शित करें। देखिए, बच्चा जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, गतिविधि में जो भी अच्छा कार्य करेगा, कक्षा में उनको प्रदर्शित करें ताकि अन्य बच्चे जो कि गतिविधि में शामिल नहीं थे, वह भी क्या है, उसे देख कर सीख सके। तो इस तरह से क्या है, गतिविधि जो समूह में होती है, ठीक है। अब नीचे की जो बिंदु आती है, कक्ष में की जा सकने वाली गतिविधि। अब क्या गतिविधि है जो कि एक कक्षा के अंदर में किया जा सकता है, ठीक है। अब कक्षा के जो अंदर है, क्लासरूम में क्या गतिविधि है जो हम कर सकते हैं, तो देखिए, एक गतिविधि जो आप कर सकते हो, अनेकों गतिविधि हैं साथियों, हम 4-5 ही गतिविधि आपको बताए हैं, आप उसको समझ करके अनेकों गतिविधि का एग्जाम्पल बालकों के सामने रख सकते हैं। कौन घुला, कौन नहीं, कौन ज्यादा घुला, इस तरह से आप गतिविधि करवा सकते हो, है ना। आप एक तरफ ले सकते हो शक्कर, दूसरी तरफ रेत, दोनों खुरदुरा है, कौन घुला है, कौन नहीं घुला, कौन थोड़ा सा घुला, इसको भी एक गिलास में आप ले सकते हो, ग्लास में ले करके आप बालकों के सामने एक जो गतिविधि है, स्कूल में, विद्यालय में, अपने कक्षा के अंदर भी आप कर सकते हो। अंडा डूबा भी और तैरा भी, ये वाला गतिविधि आप 2-3 अंडे ले सकते हो, कोई अंडे डूबता है, कोई तैरने लगता है, वो कैसे होता है, ये तरीके भी आप गतिविधि करके बालकों को बता सकते हैं। कौन डूबा, कौन तैरा, इसके बारे में हम सवाल पूछ के भी बच्चों को अभिव्यक्त करने का अवसर दे सकते हैं साथियों, है ना। इसको करने के बाद आप प्रत्येक बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके अभिव्यक्त कौशल को भी आप विकसित कर सकते हैं इस गतिविधि के माध्यम से। लेंस से कागज जलाना, छोटा सा जो दूरबीन यंत्र रहता है, आप देखेंगे बालक दूरबीन यंत्र को लेकर के सूर्य के प्रकाश के सामने रख करके कागज को जलाने का प्रयास करता है। आप भी कोशिश करें, वैसी एक्टिविटी बालकों को शामिल करें, उनसे पूछें कि ये जलता क्यों है, क्या वजह है, धूप डायरेक्ट हमारे
इधर पढ़ता है तब तो नहीं जलता, लेकिन इसमें पढ़ता है तो क्यों जल जाता है। इस तरीके से गतिविधि आप करें, सवाल जवाब करें, बच्चों को अभिव्यक्त करने का अवसर दें। तो इस तरीके से क्या है, आप गतिविधि कक्ष के अंदर भी आप कर सकते हैं। इसके भी अलावा अनेक बिंदु है जो आप कक्ष के अंदर एक्टिविटी के रूप में ला सकते हैं साथियों, लेकिन हमने 4 पॉइंट ही रखा है। आप अनेकों ऐसे बिंदुएं रख सकते हैं। उसके बाद में आता है साथियों क्षेत्र भ्रमण। देखिए, क्षेत्र भ्रमण क्या है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान का सबसे बेहतर साधन है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या है साथियों, वह ज्ञान जो बच्चे देखकर, सुनकर, है ना, प्राप्त करें, ये सब प्रत्यक्ष है। तो यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सबसे बेहतर तरीके से यदि कोई बालक सीखता है, जिस विधि से सीखता है, जिस ज्ञान के माध्यम से सीखता है, वह है क्षेत्र भ्रमण, और यही क्या है, प्रत्यक्ष है। इसके माध्यम से बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में ले जाकर विषय का व्यवहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है। देखिए, मान लीजिए बालकों को मिट्टी के बारे में बताना है ना। मिट्टी कितने प्रकार है, मिट्टी तरह तरह के जैसे पार्ट्स होते हैं आपके 3री, 4थी, 5वीं के पर्यावरण पुस्तक में। तो यदि आपको मिट्टी के बारे में बताना है तो आपको बाहर ले जाना पड़ेगा, क्षेत्र का भ्रमण करवाएंगे जहां मिट्टियां हैं, और वहां पे अनेकों मिट्टियों को बालकों के सामने रख के आप बताएंगे। उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, वो देख के जिस चीज को सीखता है वो स्थायी तरीके से, स्थायी तौर पर याद हो जाता है साथियों। इसलिए सबसे प्रभावी जो तरीका है पर्यावरण सिखाने का, पर्यावरण में अध्ययन कराने का, वह क्षेत्र भ्रमण है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब सर्वे कार्य भी बालकों से करवा सकते हैं। समूह में बांटकर गली में ले जाकर सर्वे भी किया जा सकता है, ठीक है। सर्वे का काम एक मोहल्ले में, जिस विद्यालय आपका जिस मोहल्ले में है वहां आसपास में जा करके उनको सर्वे की जो गुण है उनमें ला सकते हैं। जैसे कितने आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, कितने बच्चे हैं, किसकी उम्र कितनी है, इस तरीके से आप सर्वे कार्य देकर भी उनको क्या है, पर्यावरण की शिक्षा भी आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट निर्माण का काम भी आप करवा सकते हैं। ये सर्वे से संपन्न हो सकता है ना। अब आप बालकों को प्रोजेक्ट निर्माण भी करवा रहे हैं तो उसके लिए परिस्थिति दें, कोई ऐसी समस्या दें, उसका समाधान प्रोजेक्ट के माध्यम से करें। प्रोजेक्ट का चुनाव तरीके से करें, उनकी योजना बनाएं, और उनको क्या है, व्यवहारिक रूप में उनको जब एक कागज में जब बालक लिखते हैं, व्यवहारिक रूप में देते हैं, और उसका अंत में क्या है, परीक्षण करते हैं। इस तरीके से हम बालकों को प्रोजेक्ट कार्य भी दे सकते हैं पर्यावरण में। अनेकों तरीके हैं साथियों जिसके माध्यम से हम पर्यावरण का ज्ञान बालकों तक दे सकते हैं। पुस्तकालय सीखने के संसाधन के रूप में, देखिए, एक पुस्तकालय भी बालकों को सिखाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनता है। पुस्तकालय भी एक बड़ा संसाधन है जिससे बालक सीखते हैं। पुस्तकालय बच्चों के सीखने का बेहतर माध्यम हो सकता है, बशर्ते उसे पुस्तकालय के उपयोग के लिए समय का बंधन न हो। देखिए, प्रायः होता क्या है, एक बालक जब पुस्तकालय जाता है तो उसको बोल देते हैं कि 1 घंटा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना है, आधा घंटा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना है। ये टाइम लिख देते हैं रजिस्टर में, 1 बजे ये अंदर आया है, आने का समय और जाने का समय, ठीक है। लिमिटेशंस कतई ना रखें बालकों के साथ। यदि आप समय का बंधन रखोगे तो बालक नहीं सीख पाएगा। इसलिए बिल्कुल समय का बंधन न रखें। बालक अपनी मर्जी से जितने भी टाइम तक पढ़ना चाहे, रहना चाहे, वो रहें, ठीक है। इस तरीके से क्या है, समय से उनको बिल्कुल दूर रखें तो बालक बेहतर सीख पाएंगे। लाइब्रेरी में जाकर, पुस्तकालय में जाकर, सामुदायिक और सरकारी पुस्तकालयों को स्कूली पुस्तकालय से भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए, मोहल्ले में, समुदाय में जो सरकारी पुस्तकालय रहती है उसको आप
स्कूल से भी जोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, समाज के लोग तो सीखेंगे, बालक भी वहां जाकर सीख पाएगा। तो इस तरीके से पुस्तकालय को, जो सामाजिक पुस्तकालय है, स्कूली जो पुस्तकालय से आप जोड़ सकते हैं। पठित पुस्तकों पर चर्चा करने, सुनने और सुनाने का उपयोग पुस्तकालय में हो। देखिए, जो भी पुस्तक बालक ने पढ़ा वह उसको अपने शब्दों में उस कहानी को बता सके कि एक ठन राजा रिसे, एक शहर में जी एक जन राजा रिसे, ओकर दू ठन लइका रिसे, दोनों लइका बढ़िया घर में महल में राजा के रहे। ऐसे टाइप से जो भी आप कहानी उसको बता रहे हैं, वो कहानी बालक अपने शब्दों में कहे, चर्चा करे, उनको भी सुनाने का अवसर देना चाहिए। और ये काम पुस्तकालय के अंदर में ही हो तो बच्चे के लिए बहुत ही बेहतर होता है। साथियों, स्कूलों में पुस्तकालय के लिए एक अलग सा कमरा होना चाहिए। देखो, यदि आप अपनी प्राथमिक शाला में पुस्तकालय संचालित कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से कमरा हो, बालक वहां पर बैठकर शांत तरीके से पुस्तक को पढ़ सके। ठीक है, अगर आप कक्षा में ही पुस्तकालय बनाओगे, शोरगुल में ही पुस्तकालय बनाओगे, तो बालक का ध्यान पढ़ने में कम, हल्ला में ज्यादा होगा, दूसरों की बातें ज्यादा सुनेंगे, पुस्तक की बातें उनके दिमाग में नहीं आएंगी। इसलिए पुस्तकालय के लिए अलग से कमरा होना बहुत ही जरूरी है, ताकि बच्चे जो है एकाग्रचित्त होकर पुस्तक को पढ़ सके और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से साथियों, बालक के सामने, बालक के जो साथ पुस्तकालय की भी भूमिका सीखने के संसाधन के रूप में होता है। अब आता है पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन, देखिए, अब पर्यावरण अध्ययन में हमें मूल्यांकन करना है। अब वो होगा कैसे? तो मूल्यांकन का मतलब हमें सबसे पहले समझना है। तो मूल्यांकन का मतलब केवल कितना सीखा गया है उसको अंक देना ही नहीं, बल्कि उसे उस सीखे हुए कितना परत दर परत जानना भी। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि बालक ने कितना सीखा, बल्कि मूल्यांकन ये भी बताता है साथियों कि बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या कमी रह गया और क्या सुधार करना है। ये सारे सवालों के जो जवाब है आपको मूल्यांकन से मिलता है। मैं एक बार और बता दूं, मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना सीखा है। मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा में नंबर देने का ही आधार नहीं है, बल्कि बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, कौन से टॉपिक को सीखा, उसको क्या कठिनाइयां हुई, क्यों नहीं सीख पाया, हम उसको अगले दिन कैसे सिखाएं, उन तमाम चीज़ों को जब हम शामिल करें तो वही क्या है, मूल्यांकन में आता है। और मूल्यांकन तभी संपूर्ण होता है जब इस नज़रिए से किया जाए कि बच्चों के तरह परत दर परत उनकी कमियों को हम जान सकें। केवल 6 माही या सालाना इम्तिहान लेने से मूल्यांकन नहीं होता। ठीक है ही, तो ये चीज़ें आप याद रखें मूल्यांकन के संदर्भ में। अब मूल्यांकन लिया कैसे जाए, बहुत ही छोटा सा बिंदु, छोटे से टॉपिक है। मूल्यांकन तो आप प्रति विषय, हर विषय में पढ़ रहे हो, चाहे आप बाल विकास हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, सभी में आप पढ़ रहे हो। इसलिए हम मूल्यांकन में बहुत कम टॉपिक रखे हैं। तो एक बार और हम बता दें, मूल्यांकन में होता क्या है, बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या कमी रह गई, इन तमाम जब प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं तो वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये भी बातें जो निकल कर सामने आती है। देखिए, 2 बिंदु आप समझे, 2 बिंदु में हमने समझाने का जो प्रयास किया है। तो मूल्यांकन प्रगति के आधार पर हो, न कि बच्चों की तुलना करके। देखिए, प्रायः विद्यालय में होता क्या है, 2 बालक को सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब 2 बालकों को सामने खड़ा कर दिए, अब बोलते हैं कि देख,
एक बालकों का नाम मान लो, एक बालिका है सीता और ये है राधा। ठीक है, अब यहां पर तुलना कर रहे हैं कि सीता तो होशियार है, तय काबर गधी हो गए हस हैं, तय घर में पढ़ास नहीं का, तो ऐसे निकस का ओला दे कतका पढ़ा थे तहु बने पर घर में। अब उसको तुलना कर रहे हैं, एक बच्चे की तुलना, जब एक बच्चे की कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चे से, तो ये क्या है, मूल्यांकन कतई नहीं। मूल्यांकन कभी भी तुलना करने पर नहीं बोलता। ठीक है, मूल्यांकन क्या है, आपको जानना है बालक में कमी क्या है, आपको दूर कर रहा है बालक में कमी क्या है, न कि दूसरे बालक से तुलना करना है। तो बिल्कुल आपको उनकी प्रगति के आधार पर आपको मूल्यांकन करना, न कि दो बालकों को सामने रख के तुलना करना है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, दो बालकों की कतई आप तुलना ना करें। उस बालक की प्रगति जानना है तो उसका टेस्ट करें, आप उनकी प्रगति जानें, यदि उनमें कमी है तो आप उनका सुधार करें, बालक को उस बालक के समान भी लाएं जो कि उनसे बेहतर है। ठीक है, दूसरी बिंदु है मूल्यांकन निरंतर कक्षा कक्षा में हो। देखिए, मूल्यांकन कभी भी तिमाही, छमाही, वार्षिक नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन क्या है आप सभी जानते हैं, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन भी प्रत्येक दिन कक्षा कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान आप मूल्यांकन करें। ठीक है, निरंतर आप कक्षा कक्ष में बालकों का मूल्यांकन करते रहें। इस तरीके से आप मूल्यांकन कार्य भी कर सकते हैं बच्चों को कमियों को जानकर। तो साथियों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो कि मूल्यांकन से जुड़े हमने देखा। इस बिंदु में हमने क्या क्या देखा, इस इकाई 5 में हमने क्या क्या देखा, तो एक तो हमने जाना पूरे विस्तार से गतिविधि के बारे में, उसके बाद अभी हमने देखा है मूल्यांकन के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, ये दो ही चीजें इस यूनिट में रखा गया है। आप इस यूनिट को डिटेल से देख सकते हैं अपने सिलेबस में, हमने कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। जो चीजें इकाई 5 में है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में, ईवीएस में, उस तमाम बिंदुओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास किया है। साथियों, यदि आप हमारे हैंड राइटिंग नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपका नंबर आपको शो हो रहा है 8839730092। आप इसे 270 रुपये शुल्क में ही इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप बिल्कुल कांटेक्ट करें और हैंड राइटिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन में इतना ही। कल के वीडियो सेशन में फिर हम इकाई 6 के साथ आप सभी से जुड़ेंगे साथियों। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।